कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति कहते हैं किसे? हमने इससे पहले भी आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। आज हम नियामक ज्यामिति के संबंध में बताते हैं। चलिए, तो नियामक ज्यामिति कहते हैं किसे? तो नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है। नियामक, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ बोर्ड पर नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चतुर्थांश के विषय में अध्ययन करते हैं। किसके विषय में अध्ययन करते हैं? चतुर्थांश के विषय में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिर चतुर्थांश क्या है। तो चलिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसे चतुर्थांश ही कहते हैं, लेकिन वैसे आप इसका दूसरा वर्ड कहोगे तो 4 फीट माने 4 पाद। चलिए, तो सबसे पहले अब हम चतुर्थांश के संबंध में बताते हैं। चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश देखते रहिए। तो चतुर्थांश देखिए ध्यान से। एक्स अक्ष, ये हुआ नीचे वाले है ना क्षैतिज तल, ये एक्स अक्ष, ये हुआ आपको राइट, इसमें एक्स, और इधर लेफ्ट हो गया एक्स डाइस, और ये हो गया, इसे हम लोग एक्स अक्ष या इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष या इसे क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ये लंबा जो देख रहे हैं ये वाई अक्ष या इसे हम लोग कोटि भी कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोटि। ये हो गया वाई डैश। और एक कटान बिंदु 0 हो गया, इसे हम लोग मूल बिंदु भी कहते हैं। और याद रखिएगा, बराबर परीक्षा में पूछी जाती है, जो बताइए जो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको होता है 0 0, क्योंकि यह स्टेशन है, यहीं से ये मेन पॉइंट है। अब यहां से इधर लेफ्ट की ओर चलेंगे पॉजिटिव होगा, सॉरी राइट की ओर चलेंगे पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट की ओर चलेंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। इधर जो होगा निगेटिव, और राइट की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव। ना ऊपर की ओर, ना ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव, और नीचे की ओर चलेंगे तो निगेटिव। तो इस आप चतुर्थांश की डिफिनीशन आप लोग भी दे सकते हैं। चतुर्थांश के डिफिनीशन क्या हो गया? एक्स अक्ष भुज और वाई अक्ष कोटि के लंबत प्रतिच्छेद से जो आकृति बन गया, इसी आकृति का नाम है चतुर्थांश। इसमें चिन्ह के विषय में आगे बताएंगे, फिलहाल अभी समझिए चतुर्थांश ना। तो एक्स अक्ष भुज, एक्स अक्ष देख रहे हैं नीचे में है, एक्स अक्ष भुज और वाई अक्ष कोटि के लंबत प्रतिच्छेद से जो आकृति बनता है, उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। तो आप लोग चतुर्थांश समझ गए, कोऑर्डिनेट नियामक ज्यामिति भी समझ गए जिसके अंतर्गत चतुर्थांश, और चतुर्थांश भी समझ गए। अब एक्स अक्ष क्या है? एक्स इसी में देख लीजिए, एक्स अक्ष क्या है आप देखिए। चतुर्थांश तो समझ गए, अब इसको मिटाते हैं। चलिए, अब इसमें अगर साइन देना है वैसे हम आगे बताएंगे। साइन, इसका साइन हो जाएगा प्लस प्लस, ये सब आगे बताएंगे। इसका हो जाएगा साइन माइनस प्लस ना, इसका हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपको प्लस माइनस। ये हो गया प्रथम पाद, प्रथम पाद, इसे फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। इसके बाद ये द्वितीय पाद हो गया, द्वितीय पाद, इसे हम लोग सेकेंड टर्म भी कहते हैं। ये हो गया आपको तृतीय पाद ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड टर्म भी कहते हैं। और उसके बाद ये हो गया चतुर्थ पाद, ये क्या हो गया? चतुर्थ पाद, इसे हम लोग फोर्थ टर्म भी कहते हैं। चलिए, तो आप लोग चतुर्थांश समझ गए। अब चतुर्थांश एक्स अक्ष और वाई अक्ष से तो बना चतुर्थांश। अब चलिए हम समझाते हैं जो एक्स अक्ष क्या है, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए, तो किसी भी चतुर्थांश में ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज माने होता है परी हुई रेखा, क्षैतिज माने परी हुई, एक्स हो गया और ये एक्स डाइस हो गया, ये बीच में ले लीजिए 0, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। आप समझ गए एक्स अक्ष, इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष भी समझ गए, इसी के संयोग से चतुर्थांश का निर्माण हुआ था। तो एक्स अक्ष समझ गए। अब कोटि किसे कहेंगे? सो ध्यान से सुनिए, कोटि, कोटि किसे कहेंगे? सो देखिए,
ये जो लंबवत रेखा है ना, ऊर्ध्वाधर, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, वाई डाइस, और बीच में ये 0 ना, तो इसे हम लोग वाई अक्ष या इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। ध्यान से देखेंगे, वाई अक्ष या इसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो आप लोग नियामक ज्यामिति समझ गए, चतुर्थांश समझ गए, चतुर्थांश के अंतर्गत आप लोग एक्स अक्ष समझ गए, एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष कोटि भी समझ गए। अब चलिए चतुर्थांश में हम थोड़ा डिटेल में टर्म के विषय में चर्चा करते हैं, टर्म के विषय में आप चर्चा करेंगे। चलिए फिर से चतुर्थांश बनाइए, इसमें केवल आप चतुर्थांश को बढ़िया से समझ लीजिए ना, तो इसमें आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बराबर परीक्षा में पूछ दी जाती है, जो -3 और 5 किस पद में, किस पाद का है, माने चतुर्थांश के कौन सा टर्म का है, -3 -5 किस टर्म का है ना, कभी कभी दे देंगे 2 और 3 किस टर्म के हैं, तो इसके विषय में चलिए। तो सबसे पहले फिर हम चतुर्थांश बनाते हैं, वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया, तो ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष ये हो गया भुज ना, ये एक्स डाइस हो गया, ये लेफ्ट साइड है, और ये हो गया वाई अक्ष, इसे हम लोग कोटि भी कहेंगे। चलिए ये वाई डाइस हो गया, ये 0 हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने बताए थे जो राइट में रहेगा तो पॉजिटिव और लेफ्ट में रहेगा तो निगेटिव ना, ओपन ऊपर की ओर रहेगा ना तो क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे की ओर डाउन तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अब चलिए अब ये देखिए, जो ये टर्म फर्स्ट प्रथम पाद, ये प्रथम पाद फर्स्ट टर्म जो है ये कौन चीज से बने हैं, तो देख लीजिए, ये एक्स अक्ष है पॉजिटिव में, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से बना है, इसलिए ये हो गया प्लस प्लस। फर्स्ट टर्म का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछेंगे जो 3 और 5 किस टर्म में है, किस पाद में, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, तो प्रथम में है। और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हैं ना, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो ये तो हो गया घड़ी के ऐसे करके स्विच चलती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ये हो गया द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। चलिए अब द्वितीय पाद में बताइए, जो एक द्वितीय पाद को जिन निर्माण हुआ है या किस सब से निर्माण हुआ है, तो एक इसमें लकीर जो है ये आपको कोटि का जो पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। और एक बात कोऑर्डिनेट में हमेशा याद रखिएगा, पहले एक्स के मान तब वाई के मान। कभी भी अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए जो 3 और 5 ये कौन चीज है, इसमें भुज कौन है, तो 3 हो गया भुज, और कोटि कौन है तो 5 हो गया कोटि। -3 और 4 भुज कौन चीज है, तो पहले भुज उसके बाद कोटि, ये हमेशा याद रखेंगे। चलिए तो द्वितीय पाद, तो पहले एक्स का मान तो निगेटिव है, लेफ्ट में है, यहां खड़े हो जाइए, यहां खड़े हो जाएंगे, इधर हम खड़े होंगे ना, तो ये लेफ्ट हो गया, तो माइनस और क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है प्लस। अब तृतीय पाद ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड टर्म। तो तृतीय पाद में ये इसका साइन हो गया आपको माइनस माइनस ना, इसमें देखिए ये भी निगेटिव लेफ्ट में है, और ये नीचे वाले डाउन वाले है, तो ये हो गया कौन चीज माइनस। याद रखेंगे, परीक्षा पूछेंगे -3 -5 किस टर्म में, तो देखिए तो माइनस माइनस किस में है, तृतीय टर्म में। चलिए चतुर्थ टर्म देखिए, एक्स का मान पहले लेंगे, ये हो गया चतुर्थ पाद। क्या हो गया, ये चतुर्थ पाद। इसको हम लोग ना क्या कहेंगे, प्लस माइनस। तो आप लोग को आप किसी भी टर्म से अगर क्वेश्चन बराबर 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, जो बताइए ना, जो 4 और -5 किस टर्म का, खोजिए। ये पॉजिटिव और निगेटिव, तो प्लस और माइनस किस में है, किस टर्म में है, प्रथम में है नहीं, द्वितीय में है नहीं, तृतीय में है नहीं, 4 में। देख लीजिए पॉजिटिव और ये क्या हो गया निगेटिव। कहीं पूछ देंगे आपको ना -5 और 2 ये किस टर्म का खोजिए, तो माइनस प्लस ये द्वितीय टर्म का है, कोई प्रॉब्लम। तो ये टर्म को आप बढ़िया से समझ गए, चतुर्थांश को ना, चतुर्थांश को अच्छा समझ गए, इससे 1 से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएंगे, जो किस टर्म का है, कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग चले, अब चलिए
अब आप लोग को हम थोड़ा प्रथम पाद सबको डिफिनीशन भी दे देंगे, वैसे डिफिनीशन आप अपने दे दीजिए, जो प्रथम पाद किसे कहेंगे। तो आप लोग को इससे पहले डिफिनीशन माने परिभाषा को भी परिभाषा दिए थे। कोई भी दुनिया में जितने सारे वस्तु है उसको आप डिफिनीशन स्वयं बना सकते हो। नहीं, आप देख लीजिए यहाँ ये तैयार है, ये तैयार है, तो इस प्रथम पाद का डिफिनीशन आप लोग दे दीजिए। अब हमको यहां से आप प्रथम पाद किसे कहेंगे, तो ऐसे करके देखिए, प्रथम पाद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ना, क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ना। तो प्रथम पाद किसे कहेंगे, तो प्रथम पाद एक्स ओ वाई से बने पाद को प्रथम पाद कहते हैं। एक्स ओ वाई से बने पाद को क्या कहेंगे, यहां लिख देंगे, एक्स ओ वाई से बने पाद को क्या कहेंगे, बने पाद को क्या कहेंगे, प्रथम पाद। कोई दिक्कत, प्रथम पाद डिफिनीशन हो गया। प्रथम पाद नहीं, हर चीज को डिफिनीशन आप स्वयं दे सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है उसको आप डिफिनीशन दे सकते हैं। जैसे कच्चा आम किसे कहेंगे, जिसका स्वाद खट्टा हो, कच्चा आम हो गया ना। पक्का आम किसे कहेंगे, जिसका स्वाद मीठा हो। तो इसी प्रकार आप इसको देखिए, किसी भी वस्तु के गुण को समझिए और गुणे को जो आप कह दीजिए वही उसका डिफिनीशन है। किसी भी वस्तु को डिफिनीशन में आप लोग ये हो जाते हैं जी, इसका डिफिनीशन कैसे, वस्तु क्या, तो वस्तु को जो गुण होते हैं उसके विषय में कह दीजिए, वही उसका डिफिनीशन है। चलिए, प्रथम पाद समझ गए। इसी तरह आप लोग द्वितीय पाद का भी डिफिनीशन दे सकते हैं। सेकेंड टर्म, द्वितीय पाद इसे कहेंगे सेकेंड टर्म, इसे क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म। तो द्वितीय पाद किसे कहेंगे, आप स्वयं बताइए कौशल जी। एक्स डाइस, पहले एक्स क्या मान लेंगे, एक्स डाइस ओ वाई से, एक्स डाइस ओ और वाई से बने टर्म को, पद को हम लोग क्या कहेंगे, पाद को हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय पाद। से कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलिए से ऐसे लिख दीजिए, से बने, बने पाद को क्या कहेंगे, द्वितीय पाद। चलिए, इसी प्रकार आप लोग तृतीय पाद को भी डिफिनीशन दे देंगे। तृतीय पाद, थर्ड टर्म किसे कहेंगे, देखते रहिए, थर्ड टर्म ना, थर्ड टर्म किसे कहेंगे, देख लीजिए आप। चलिए, एक्स डाइस ओ और वाई डाइस से बने, एक्स डाइस ओ वाई डाइस से बने पाद को क्या कहेंगे, तृतीय पाद, थर्ड टर्म। इसी प्रकार चतुर्थ को भी आप लोग दे सकते हैं। चतुर्थ आप लोग को हम पढ़ा भी दिए हैं। चतुर्थ पाद किसे कहेंगे, आप बताइए तो, चतुर्थ पाद किसे कहेंगे। फोर्थ टर्म, एक्स ओ वाई डाइस, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई डाइस से बने पाद को क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद कहते हैं। तो ये जितने सारे टर्म है सबका डिफिनीशन भी हो गया ना। तो आप लोग को फिलहाल इतना कोऑर्डिनेट के विषय में। अब चलिए, हम क्लास 10th के बच्चों के प्रत्येक 3 चैप्टर है कोऑर्डिनेट में, 3 चैप्टर है। इस तीनों चैप्टर के लिए हम आपको अलग अलग फार्मूला देते हैं। निश्चित रूप से एक भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप फार्मूला आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर में मात्र 2 फार्मूला है, सेकेंड चैप्टर में 4 फार्मूला है और थर्ड चैप्टर में 1 फार्मूला है। तो कहां किस फार्मूला का उपयोग करेंगे आप ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के लिए, उसमें है डिस्टेंस फार्मूला। उसमें क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ध्यान से देखिए, उसमें है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इसे हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहेंगे, दूरी सूत्र। इसे हम लोग क्या कहते हैं बउआ, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हो गया दूरी सूत्र। इसमें आपको दूरी निकालना है, तो इसमें मात्र 2 सूत्र है। ध्यान से देखिए, पहला सूत्र आपको पूछेंगे, जो मूल बिंदु 0, 0 से कोई बिंदु P x y की दूरी बताइए। तो चलिए, मूल बिंदु इसका निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 से किसी बिंदु, कोई बिंदु लीजिए, किसी बिंदु P ले लीजिए, किसी बिंदु, यहां P ले लेते हैं, P x y की क्या कीजिए, दूरी बताएं। इसको हम सिद्ध भी करेंगे अगले क्लास में, बताएं। चलिए,
तो मूल बिंदु दे दीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक बताया ना, 0 0 होता है। मूल बिंदु 0 से किसी बिंदु P ले लीजिए, एक्स वाई की दूरी बताया, तो इसमें सीधे आप लिख दीजिए OP के दूरी ना, तो इसका हो जाएगा आपको कौन चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे 0 में से घटेंगे तो उतना ही होता है, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, 0 माइनस वाई के स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होगा। इसी को हम लोग ना हिंदी में भी कह सकते हैं कौन चीज, भुज स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा, कोटि स्क्वायर। भुज स्क्वायर, तब भुज तो आपको पता है एक्स वाले भुज होते हैं, वाई वाले क्या होते हैं, कोटि होते हैं। अब आपको सवाल में जो है सो पूछ देंगे, इसमें सवाल में पूछ देंगे जो मूल बिंदु से ना या बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। एक पहला सवाल है आप लोग को एक्सरसाइज में, जो बिंदु 15 8 की दूरी। चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको पूछ देंगे, इसमें सवाल में है बिंदु कितना है, बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से निकाले। दूरी किससे निकालना है, मूल बिंदु से निकालना है। तो ज्यादा इसमें आपको मूल बिंदु से निकाले। चलिए मूल बिंदु से निकालते हैं। आप चलिए तो सीधे आपको यही सूत्र लगा देना है। इसमें मूल बिंदु 0 0 हो गया ना, और इसको आप P मान लीजिए अपना मन से, यहां लिख देंगे इसका 0 हो गया 0 0, और इसको मान लीजिए P कितना है, 15 और 8 है ना, और OP के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो रूट अंडर इसमें x ये हो गया, y ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 प्लस कितना हो गया, हाँ 64, ये हो गया 289। इसका जो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 17, इस 17 इकाई आपका आ गया आंसर। यही है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब हम लोग चलेंगे, मिटा दें, समझ गए ना, जो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कहे तो सीधा भुज स्क्वायर जोड़ कोटि स्क्वायर। चलिए इस पर एक जैसे भी दे दिया, मिटावे बउआ। चलिए अब चलिए दूसरा फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा फार्मूला है दो बिंदुओं तो दो बिंदुओं ले लीजिए, दो बिंदु, पहला बिंदु ले लीजिए P x1, y1, x1, y1, और दूसरा Q x2, y2 के बीच की दूरी। किसकी दूरी, बीच की दूरी। चलिए तब बीच की दूरी निकालिए, आपको इसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। बीच की दूरी निकालिए, तब PQ निकाल लीजिए। हाँ तो इसका सूत्र हो जाएगा दूरी PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर, याद रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर। x2 ये जो x2 हो गया, इसको याद रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगे, खाली ध्यान से देखिए। इस पर भी एक जैसे बता देते हैं, जैसे देख लीजिए। अब दो बिंदु जैसे यहां दे दिया है, दो बिंदु ऐसे दे दिया है, दो बिंदुओं, कितने बिंदुओं, दो बिंदुओं, इसको ले लीजिए, दो बिंदुओं P ले लीजिए, 2 5 है कुछ ना, और Q 3 4 है कुछ हो ना, के बीच की दूरी निकाले, के बीच की क्या निकाले, बीच की दूरी। आप आसानी से निकालेंगे बीच की दूरी ना, आपके ढेर सारे सवाल में है जो इस तरह की समस्या है। तो आप PQ, ये पहला हो गया, x1 बराबर कितना हो गया 2, y1 बराबर कितना हो गया 5 है। उसके बाद इसमें x2 बराबर कितना हो गया 3, और y2 बराबर कितना हो गया 4। अब इसको फार्मूला पर आप सेटिंग कर दीजिए PQ के, और x2 यही हो गया, x2 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यही फार्मूला लगा। x2 का मान कितना है 3, x1 का मान 1, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा y2, तब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब चलिए 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर,
और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, √5 का है। कोई प्रॉब्लम, दो बिंदु की सभी समस्या बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पर कुछ कुछ आपको सवाल रहेंगे, जिस संरेख इसको मिटावे बुआ। चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं, इसी पर आपको पूछ देंगे, आपको डिस्टेंस से फार्मूला पर अनेक तरह की प्रॉब्लम पूछेंगे ना। डिस्टेंस से फार्मूला पर जैसे पूछ देंगे संरेख और रैखिक बराबर, हमेशा 3 नंबर के निश्चित, या तो एक संरेख पूछेंगे या एक रैखिक पूछेंगे। जो बताइए 3 बिंदु आपको दिए रहेंगे, ए बिंदु दिए रहेंगे, इसका 2, 3 हो कुछ हो, बी दिए रहेंगे 5, 4 हो कुछ हो, सी हो ना 2a 1 दिए रहेंगे हैं। इसको कहेगा बताइए ये संरेख है, 3 बिंदु दिए हैं, संरेख है, तो आप सबसे पहले ऐसे कर लेंगे, ए हो गया, यहां बी हो गया और सी हो गया। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर बिंदु हो। तो हमने सबसे पहले ए का मान दिया है, बी का मान दिया है ना, जैसे 2 और 3 दिया है, 5, 4 दिया है, इसका मान 2, 1 दिया है। हमने पहले ए बी के बीच के दूरी निकाल लेंगे, किसके बीच के दूरी, ए बी, और फिर बी सी के बीच के दूरी निकालेंगे ना। कुछ समय के लिए मान लीजिए इसके बीच के दूरी 4 और इसके बीच के दूरी आपको निकल गया मान लीजिए 2, और ए सी के बीच के दूरी निकालेंगे। अगर ए 6 हो जाए तो संरेख हुआ, क्योंकि दोनों को जोड़ के ए बी जोड़ बी सी बराबर, इसका ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। अगर ये हो जाए तो आपको क्या हो गया, संरेख हो गया। ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी हो जाए तो क्या हो गया, संरेख। इसी को कहेंगे एक रैखिक। इसी पर अनेक तरह की समस्या आपको पूछेंगे, हो गया। फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, आप फर्स्ट चैप्टर के प्रत्येक सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसी में पूछ देंगे, जो बताइए 3 बिंदु दिए रहेंगे और कहेंगे किसी त्रिभुज के 3 बिंदु है, बताइए त्रिभुज समबाहु है। तो समबाहु होने के लिए तो हर कुछ बताए ना आपको, समबाहु जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए बी और सी 3 बिंदु दिए हैं, 2 दिए रहेंगे, ऐसे करके दिए रहेंगे, 3, 4 है, 5, 6 कुछ दिए रहेंगे। ए बी के बीच के दूरी निकाल लेना, बी सी के बीच के दूरी निकाल लेना, ए सी के बीच के दूरी निकाल लेना। अगर ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी हो जाए तो कहना हाँ यह समबाहु त्रिभुज है। इसी पर आपको पूछेंगे क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होना चाहिए। तो कम से कम 2 भुजा इसका क्या हो जाएंगे, ए बी के बीच की दूरी या ए सी के बीच की दूरी बराबर हो और बी सी बराबर नहीं होगा तो ये समद्विबाहु होगा। 2 भुजा बराबर न हुआ। कहेंगे बताइए 3 बिंदु है, ए विषमबाहु त्रिभुज है, विषम माने जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, तो न ए बी बराबर होगा, न बी सी बराबर होगा, न ए सी बराबर होगा न, तो ये आपको क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। चलिए इसी पर आपको पूछ देंगे वर्ग सब के विषय में। 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु क्या किए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं और बताइए कि यह एक वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए चारों बिंदु ऐसे करके ए बी सी डी आपको दिए रहेंगे, ए दिए रहेंगे, बी दिए रहेंगे, सी दिए रहेंगे और डी दिए रहेंगे, चारों का मान दिए रहेंगे और कहेगा बताइए, ये वर्ग जैसे नहीं लग रहा है। चलिए ऐसे करके मान लीजिए वर्ग है, ए दिए रहेंगे, बी दिए रहेंगे, सी दिए रहेंगे और क्या दिए रहेंगे, डी दिए रहेंगे ना। तो इसका भी 2, 1 दिए रहे, 3, 4 दिए रहे ना, 4, 5 दिया रहे, 6, 3 दिया रहे। अगर आप ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं ना, बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए डी के बीच की दूरी निकालते हैं, अगर ये चारों की चारों बराबर हो जाए, ए बी बराबर हो जाए, बी सी बराबर हो जाए, सी डी बराबर हो जाए, ए डी बराबर हो जाए, तो आप आंख बंद के कर दीजिएगा ये वर्ग है। इसी में आपको आयत, आयत को तो जानते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो यही में आयत पूछ देंगे, तो ए बी बराबर, यही में आपको आयत पूछ देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसी में ए बी सी और डी। तो ए बी बराबर सी डी होना चाहिए। आयत के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर, आयत के लिए इसी में क्या होना चाहिए, ए बी बराबर कौन चीज, सी डी होना चाहिए और ए डी बराबर आपको क्या होना चाहिए, बी सी। माने डिस्टेंस से फॉर्मूला, दूरी सूत्र निकाल के आप ये कर लेंगे आसानी से। आप किसी भी समस्या को आंख बंद करके बना लीजिएगा, इसमें आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। देखिए कितना मिनट हो। चलिए तो ये फर्स्ट चैप्टर आप फर्स्ट चैप्टर को आसानी से बना लेंगे
ना। फिर अगले क्लास में हमने 4 फार्मूला बताएंगे। कितने फार्मूला बताएंगे? 4 फार्मूला बताएंगे, और प्रत्येक फार्मूला पर आपको हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे ना। पहला फार्मूला जैसे ऐसे करके जो किसी रेखा को m1 अनुपात m2 में बांटा जाता है, तो उसका कौन चीज आपको, उस किसी भी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित किया जाता है तो उसके निर्देशांक बताइए ना। ऐसे करके रहेंगे। आपको ये दूसरे चैप्टर के लिए बता रहे हैं ना। ऐसे करके ये रहेंगे, बी रहेंगे, और यहाँ कोई बिंदु दे देंगे, कोई बिंदु सी दे दे, और इसे कहे जी m1 अनुपात में क्या करते हैं? बांटते हैं ना। इसका दे देंगे x y, इसका निर्देशांक बताइए। 2 3 दिए रहेंगे, कुछ दिए रहेंगे ना, 5 4 दिए रहेंगे, और m1 अनुपात m2 माने 2 अनुपात 1 रहे, तो 2m1 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप इसका फार्मूला सब बताएंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। इसमें y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 आप बटे कौन सी m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? इस टाइप के आप। उसके बाद मध्य बिंदु कहेंगे, जब मध्य बिंदु निकालिए तब मध्य बिंदु का पहला फार्मूला हुआ। कहेंगे किसी रेखा के मध्य बिंदु, इसको हम दूसरे चैप्टर को डिटेल में ना, चैप्टर 2 और 3 इसको हम अलग से आप लोग को बताएंगे। वैसे थोड़ा हम दे देते हैं फार्मूला, तब तक देखिएगा अगर क्लियर हो जाए चैप्टर तो। और उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2 मध्य बिंदु के लिए। उसके बाद तीसरा इसका फार्मूला है केंद्रक निकाले। क्या निकाले? केंद्रक। किसी त्रिभुज के केंद्रक निकाले तो केंद्रक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 लिखा रहा है बाई 3, और y बराबर होता है, y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये कैसे होता है तो हम अगले क्लास में बताएंगे। चौथा फार्मूला है जो किसी त्रिभुज के कौन सी अंतः केंद्र निकाले, तो उसमें भी x बराबर क्या हो जाएगा? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c। y के लिए हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे कौन सी? a प्लस b प्लस c। फिर तीसरा चैप्टर के लिए मात्र एक फार्मूला है त्रिभुज का सूत्र, उसमें बताए थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ना। क्या हो जाएगा? x2, इसमें y3 माइनस y1 हो जाएगा प्लस x3, और क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 ना। ये भी फार्मूला आपको हम लिखिए देते हैं। चलिए 4 फार्मूला याद रखिएगा। m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तब मध्य बिंदु के, ये हो गया केंद्रक, किसी त्रिभुज के केंद्रक, ये हो गया अंतः केंद्रक ना। और ये तीसरा चैप्टर जो आप लोग को है उसके लिए कौन सी है? उसके लिए मात्र एक फार्मूला है, वो है त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज क्षेत्रमिति के त्रिभुज से अलग त्रिभुज है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 ना, बारीक कोश देंगे x1 और क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 प्लस x2 और क्या हो जाएगा? y3 माइनस y1 अब प्लस x3 क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। आप इसको जो है याद करेंगे ना। यहाँ थोड़ा टेक्निक लगा दीजिएगा। x1 है तो y1 वाला नहीं आया है, x2 है तो y2 वाला नहीं आया है, x3 है तो y3 वाला नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ है? जहां से इसका अंत हुआ है वहीं से शुरू हुआ है, जहां से अंत वहीं से शुरू। थोड़ा टेक्निक से याद कर लीजिएगा ना। तो अगले क्लास में हम लोग फिर अगले चैप्टर कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे। आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। इतना के बाद यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर प्रॉब्लम नंबर इतना प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग हाजिर होंगे। धन्यवाद। चलो।